हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं। आज हम अपना रियल एस्टेट का एपिसोड लेकर आए हैं 11वां। जी हाँ, अब तक हम अपने 10 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने एक से एक रियल एस्टेट की अपडेट दी है। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप 10 एपिसोड अब तक मिस कर चुके हैं, लेकिन आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं, वो वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं। इसलिए पहली बार चैनल पे है तो चैनल से जुड़ जाइए। अभी बिना किसी देरी के हम आज की अपना रियल एस्टेट की अपडेट शुरू कर देते हैं। पहली अपडेट है, मोदी को 1500 करोड़ रुपए का मुकेश अंबानी ने घर दिया गिफ्ट में। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात कर रहा हूँ। नहीं, गलत समझ रहे हैं आप। मैं बात कर रहा हूँ मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री के जो कर्ता धर्ता है, उनके राइट हैंड मनोज मोदी की, और वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को, या अपने राइट हैंड जो कहे जाते हैं मनोज मोदी, उनको 1500 करोड़ रुपए का घर गिफ्ट किया है। आप सोच रहे होंगे काश हमारे भी ऐसे दोस्त होते जो हमें ऐसा घर गिफ्ट कर देते, बट सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती है। तो 1500 करोड़ रुपए का गिफ्ट मनोज मोदी को रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन ने दिया है। अब हम पढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पर। ये अपडेट है मुंबई महाराष्ट्र रेरा से। महाराष्ट्र रेरा एक ऐसा रूल बनाने जा रहा है बहुत जल्दी, जिसमें जो डेवलपर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा उसे साल में 2 बार अपना जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होगा उसकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, कौन सा वो मटेरियल यूज़ कर रहा है, उसकी रिपोर्ट महाराष्ट्र रेरा को देनी पड़ेगी। ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रहेगी और जो उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए बायर हैं वो भी इस रिपोर्ट को देख सकेंगे कि बिल्डर के द्वारा कौन सा किस तरह का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा, जब बिल्डर किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है तो वो सारी डिटेल बताता है कि मैं इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा, ये मटेरियल यूज़ करूंगा, ये टाइल यूज़ करूंगा, सारी चीज़ें उसमें दी होती हैं। तो जब वो रिपोर्ट सबमिट करेगा तो बायर ये देख सकेंगे कि जो बिल्डर ने रिपोर्ट सबमिट की है क्या उसी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। अगर बिल्डर उस मटेरियल को यूज़ नहीं कर रहा तो उसकी कंप्लेन भी की जा सकती है। अगली अपडेट है द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर। द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव का हिस्सा दिवाली के आसपास शुरू हो जाएगा, ऐसा NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स का कहना है। 99% काम कंप्लीट हो चुका है। टोटल जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो 29 किलोमीटर का है, जिसमें 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में पड़ता है और 19 किलोमीटर का हिस्सा गुड़गांव में पड़ता है। तो ये गुड़गांव वाला जो 19 किलोमीटर का पार्ट है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका सेफ्टी ऑडिट चल रहा है। सेफ्टी ऑडिट कंप्लीट होने के बाद इसमें अगर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं पाई गई तो दिवाली पे आपको द्वारका एक्सप्रेसवे का ये तोहफा मिल सकता है। अभी तक आपको लग रहा होगा बहुत डेडलाइन नहीं है। जी हाँ, हम भी ये मानते हैं अब तक बहुत डेडलाइन नहीं है और वो डेडलाइन मिस हुई है। उम्मीद करते हैं ये डेडलाइन मिस नहीं होगी। और हाँ, जो बाकी दिल्ली का हिस्सा है उस पर भी काम चल रहा है, वो अगले साल ही जाके कंप्लीट होगा। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो दिल्ली से आप गुड़गांव की तरफ एंट्री करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे से, या गुड़गांव से दिल्ली की तरफ एंट्री करेंगे तो आपको दोनों के बॉर्डर पे एक टोल दिखाई देगा। अब हम अपनी अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट भी द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे 30,000 पौधे लगाए गए हैं। आपको लगता है कि 19 किलोमीटर के दायरे में 30,000 पौधे लगाए जा सकते हैं? अगर लगाए जा सकते हैं तो उसमें से कितने पौधे बचेंगे, कितने पौधे पेड़ बन पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। आने वाले दिनों में हमें देखना होगा, जब द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा तो वो 30,000 पौधे की वो ग्रीनरी हमें दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। ये आपको भी वॉच करना है, आपको भी देखना है। और जब ये ऑपरेशनल होने वाला होगा तो हम एक बार आपको वो रिपोर्ट दिखाई देंगे, कहाँ और किस तरह के ये प्लांट्स लगे हुए हैं। वीडियो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको M3M की अपडेट दूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कौन सा अफोर्डेबल आया है, इसके अलावा DLF के प्रोजेक्ट में क्या चेंज हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके अलावा बहुत सारी अपडेट हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आपको कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है वीडियो से। और हम अपनी अगली अपडेट की तरफ बढ़ लेते हैं। अब पिछले दिनों यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटीज ने कुछ प्लॉट निकाले थे, उन प्लॉट का ड्रॉ निकल चुका है। 1184 ये प्लॉट थे। करीब 1.5 लाख लोगों ने इसमें अप्लाई किया था। जी हाँ दोस्तों, 1.5 लाख लोगों ने। ये लॉटरी सिस्टम से ड्रॉ निकला है, यहाँ पर कोई बिडिंग सिस्टम नहीं है। ये एक अच्छी बात है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटीज के द्वारा लॉटरी सिस्टम से प्लॉट निकाले गए हैं। इसमें
प्राइस जो रखा गया था वो 24,500 रुपये रखा गया था पर स्क्वायर यार्ड। आप समझ सकते हैं कितने किफ़ायती रेट पर अथॉरिटी की तरफ से ये प्लॉट आम जनता को दिए गए थे। और दूसरी तरफ हम बात करें हरियाणा की जो अथॉरिटी है HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उनके द्वारा जो प्लॉट या कमर्शियल प्रॉपर्टी निकाली जाती है वो ई ऑक्शन के माध्यम से लोगों को दी जाती है। उसमें बिडिंग लगती है, जो सबसे ज़्यादा बिडिंग लगाता है उसको प्रॉपर्टी मिलती है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी फिक्स प्राइस होना चाहिए और लॉटरी के सिस्टम से यहाँ भी लोगों को किफ़ायती रेट पे प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। हमने ये जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है इसकी स्कीम के बारे में जब ये लॉन्च हुई थी बताया था और हमारी वीडियो 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखी थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की स्कीम से अपडेट रहें, आपको पता रहे कहाँ पर कौन सी अथॉरिटीज़ कौन कौन सी स्कीम लेके आ रही है, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिना सब्सक्राइब करे आपको वीडियो नहीं मिलेगी, ना आपको अपडेट पता लगेगी। अब हम आ जाते हैं अपनी अगली अपडेट पर। आप में से कितने लोगों को याद है कि DLF का एक प्रोजेक्ट आया था जिसको लेकर काफ़ी लाइन लगी थी। मैं बात कर रहा हूँ DLF आर्बर की। गुड़गांव में रियल एस्टेट की अगर बात की जाती है, अगर कहा जाता है कि रियल एस्टेट बहुत अच्छा करा है, तो उसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है DLF आर्बर का। तो DLF का एक और प्रोजेक्ट आने वाला है। DLF के इस प्रोजेक्ट को मिड राइज लेकर आने वाला था DLF, बट अब DLF ने अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज कर दिया है। अब DLF आर्बर की तरह ही इसको हाई राइज लेकर आ रहा है। 40 मंजिल का ये प्रोजेक्ट होगा और बहुत ही लग्जरी होगा। जिस तरह आर्बर का प्रोजेक्ट लग्जरी था उसी तरह ये प्रोजेक्ट लग्जरी बनाया जाएगा। आप में से कितने लोगों को पता है कि DLF का ये प्रोजेक्ट कहाँ पर आ रहा है? जिन लोगों को पता है कमेंट में जरूर बताएं मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ और कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। आप नीचे कमेंट में लिखेंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ, आप भी हमारे रियल एस्टेट के अपडेट्स देखकर खुद भी बहुत अपडेट हो चुके हैं, या आप अपडेट नहीं है तो उसका भी आपको पता लग जाएगा। जितने कमेंट आएंगे उससे पता लग जाएगा कि हमारी ऑडियंस कितनी अपडेट है। अब हम बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। मैं बात करूंगा MR की। MR जो कंपनी दुबई बेस्ड है, इंडिया में भी काम करती है। ये $1.85 बिलियन रियल एस्टेट में इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अगले कुछ टाइम में। तो इनके प्रोजेक्ट गुड़गांव में भी हैं और बाकी शहरों में भी हैं। आपको आने वाले दिनों में MR के और भी प्रोजेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बात करूंगा हीरानंदानी ग्रुप की। हीरानंदानी ग्रुप मुंबई में 2000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। ये सारी चीजें और ये सारी अपडेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में या टॉप सिटीज है रियल एस्टेट की, जहाँ रियल एस्टेट अच्छा करता है वहां पर हर जगह प्रोजेक्ट्स नए आ रहे हैं और लोग उनको खरीद भी रहे हैं। एक और मैं अपडेट आपको यहाँ मुंबई की देने जाता हूँ। मुंबई में एक और ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप, आपने नाम सुना होगा। महिंद्रा स्पेस के नाम से उनका रियल एस्टेट आर्म है। ये भी 37 एकड़ में एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं मुंबई में। वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड पार्सल है 37 एकड़ का। ये JV में लेकर आएंगे क्योंकि जो लैंड ओनर है उन्होंने अपनी जमीन बेचने की कोशिश करी, बट इतना बड़ा लैंड पार्सल था वो सेल नहीं हुआ, तो अब वो जॉइंट वेंचर में ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेता हूं मैं माहिरा डेवलपर की। जी हाँ, माहिरा डेवलपर के ऊपर केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, चीटिंग का। उनका अरेस्ट भी होने वाला था बट कोर्ट से उनको राहत मिल गई है। अब माहिरा डेवलपर ने एक अंडरटेकिंग दी है कोर्ट में और उन्होंने कहा है कि हम इन सारे प्रोजेक्ट्स को जरूर कंप्लीट करेंगे और अब साइट पे रह के इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। माहिरा डेवलपर के 5 प्रोजेक्ट हैं गुड़गांव में, लगभग 5000 लोग उसमें फंसे हुए हैं क्योंकि इन्होंने अभी तक एक भी प्रोजेक्ट डेवलप करके नहीं दिया। ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो अफोर्डेबल के प्रोजेक्ट हैं। आए दिन लोग इसको लेकर प्रोटेस्ट करते रहते हैं, लोगों ने एसोसिएशन बना रखी है। बिल्डर की तरफ से कहा गया है नवंबर में एक डिटेल रिपोर्ट भी दी जाएगी कि वो कैसे इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। बिल्डर का कहना है कि उसे 1 से 1.5 साल लगेगा इन प्रोजेक्ट्स को कवर करने में, इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में। मैं कवर कह गया था। अगर हम माहिरा की बात करें तो इसकी बात पे कम भरोसा होता है क्योंकि इस बिल्डर की तरफ से पहले भी कई बार इस तरह की कमिटमेंट सरकार से की गई है कि हम प्रोजेक्ट्स पूरा करेंगे, बट वो अपनी कमिटमेंट पे खरा नहीं उतर पाया। बट इस बार इन्होंने हाई कोर्ट में ये शपथ पत्र दिया है, ये अंडरटेकिंग दी है। हो सकता है ये अपनी इस कमिटमेंट को पूरा करे। ये हमें देखना होगा। देखना क्या होगा, आपको हमसे जुड़े रहना होगा। नवंबर में जो अपडेट होगी हम आपको देंगे। एक और डेवलपर की मैं बात करूंगा सुपरटेक की। सुपरटेक के जो चेयरमैन है मिस्टर अरोड़ा, उन्हें एक झटका लगा है। उन्हें झटका इस बात का लगा है कि दिल्ली के कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत देने से, बेल देने से इनकार कर दिया है। तो इसका असर इस कंपनी पर भी पड़ रहा है, इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ रहा है। नोएडा में इनका एक और प्रोजेक्ट है सुपरटेक ORB।
काफ़ी लग्जरी प्रोजेक्ट है। इसमें 4 बड़े टावर आ रहे थे और इस प्रोजेक्ट का भी एनसीएलटी में जाने की खबरें आ गई हैं। और इस प्रोजेक्ट के एनसीएलटी में जाने से जो इसके बायर हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी बाय की थी, उनके लिए काफ़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में बाय किया है उनका ये जो घर लेने का सपना है वो और लंबा खिंच सकता है। अब बात कर लेते हैं M3M की। जी हाँ, M3M के प्रोमोटर्स को बेल मिल चुकी है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बाहर आ चुके हैं। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने प्राइस बढ़ाने शुरू कर दिए। आप सबको पता होगा उनके प्रोजेक्ट्स में थोड़ी थोड़ी सेल भी आनी शुरू हो गई है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में उन्होंने कुछ बड़ी अचीवमेंट की है। उन्होंने 3 अपने प्रोजेक्ट के ओसी रिसीव कर लिए हैं। उनके जो 3 ये प्रोजेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट है M3M हाइट्स 65 एवेन्यू, दूसरा है M3M स्काई लॉफ्ट 71 और तीसरा है M3M फ्लोरा 68। इन तीनों के ओसी आ चुके हैं। ओसी मीन्स ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। तो ये एक अच्छी बात है। आपको क्या लगता है, लोगों का भरोसा M3M पर लौट आया है या अब इसमें टाइम लगेगा? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप बायर हैं, आप इन्वेस्टर हैं। इसका जवाब आपसे अच्छा कोई नहीं दे सकता, ना मैं दे सकता, ना कोई और दे सकता कि वो कहने लगे कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया है, लोगों का भरोसा इसमें आ गया है। इसका जवाब आप देंगे तो वो सबसे अनबायस्ड और सबसे बेहतर इसका रिप्लाई होगा। आप वीडियो के नीचे जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि M3M में लोगों का भरोसा आ गया है तो आप लिख सकते हैं M3M अराइव्ड। अगर आपको लगता है अभी इसमें टाइम लगेगा तो आप लिख सकते हैं टाइम लगेगा। इससे हमारे पास एक पोल आ जाएगा और एक रिजल्ट आ जाएगा, एक फीडबैक आ जाएगा, जिससे पता लगेगा कि हाँ डेवलपर को लेकर अभी भरोसा लोगों में जगह है कि नहीं जगह है। एक और मैं अफोर्डेबल की बात करूंगा। गुड़गांव में एक अफोर्डेबल है और ये अफोर्डेबल एनजीटी की चपेट में आ चुका है। एनजीटी के ऑर्डर की वजह से इसका काम रुक चुका है। ये कौन सा डेवलपर है, कौन सा ये प्रोजेक्ट है, आप में से कितने लोगों को पता है? जरूर बताइएगा कमेंट में नीचे। अगर आपको नहीं पता है तो अगले वीडियो में मैं जरूर इसको कवर करूंगा, नाम भी बताऊंगा प्रोजेक्ट का और कहां पर है ये भी बताऊंगा। अब अफोर्डेबल की बात हो रही है तो अफोर्डेबल की एक और बात कर लेता हूं। नया अफोर्डेबल आ चुका है। अक्सर फरीदाबाद के लोगों की शिकायत रहती है कि हम फरीदाबाद के रियल एस्टेट के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, तो आज हम फरीदाबाद का भी टॉपिक लेकर आए हैं। फरीदाबाद की शुरुआत हम करते हैं अफोर्डेबल से। एक नया अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, ये फरीदाबाद में लॉन्च हो चुका है। अगर आप फरीदाबाद से हैं, करीब 1000 अपार्टमेंट आए हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको हरियाणा गवर्नमेंट के टीसीपी की वेबसाइट पे जाना है और जो ज्यादा डिटेल है आप वहां से ले सकते हैं। आपको ठीक लगता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब से डीएलएफ कैमिलिया में एक फ्लैट 100 करोड़ का सेल हुआ है, तब से कोई 10 करोड़ 20 करोड़ का कोई फ्लैट सेल होता है तो वो बहुत ज्यादा है, बड़ा नहीं लगता है। हालांकि ये अमाउंट बहुत बड़ा है। तो इसी तरह पेटीएम बैंक है, एक पेटीएम कंपनी है, उसका एक विंग है पेटीएम बैंक। उनके जो एमडी हैं उन्होंने 2 अपार्टमेंट लिए हैं, ड्यूप्लेक्स के अपार्टमेंट लिए हैं। ये अपार्टमेंट 10-10 करोड़ रुपए के लिए गए हैं और ये अपार्टमेंट उन्होंने मुंबई में बाय किए हैं। हमारे रियल एस्टेट के अपडेट में ईडी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ईडी की इस बार एक और डेवलपर पे स्ट्राइक हुई है। पुष्पांजलि रियलम करके ये डेवलपर है, देहरादून का ये डेवलपर है। इसके ऊपर लोगों से चीटिंग करने, फ्रॉड करने का आरोप लगा है और इस एलिगेशन में ईडी ने इसको अरेस्ट कर लिया है। अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और दोनों का एक दूसरे को फायदा होता है। तो दिल्ली में 3 कॉरिडोर थे मेट्रो के जो बनने हैं। ये कॉरिडोर कौन कौन से आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इन कॉरिडोर को बनने में लैंड एक्विजिशन की दिक्कत आ रही थी। एलजी ने इसके लैंड एक्विजिशन की जो परमिशन है वो दे दी है। 2020 से लटका हुआ था मामला। अब ये 3 मेट्रो के कॉरिडोर बहुत जल्द बनते हुए दिख जाएंगे, तो इससे दिल्ली वालों के लिए कम्यूट करने में और आसानी होगी। गुड़गांव की मेट्रो आएगी। गुड़गांव के लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ लटक गई, तो उसका थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज हुआ है, वो द्वारका एक्सप्रेसवे को नहीं कनेक्ट करेगी, आएगी, थोड़ा इंतजार कीजिए, आएगी। और साथ के साथ दिल्ली से लेकर मेरठ तक जो आरआरटीएस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो बन रहा है, आरआरटीएस जो है जिसका नाम नमो भारत रखा गया है, उसका एक पार्ट, एक फेज उसका शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसका इनॉग्रेशन कर दिया है। अगर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में बताऊं तो 2002-2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी
तब इसको प्लान किया गया था। हालांकि इसको बनते बनते 2023 का टाइम आ गया और ये कंप्लीट होगी 2025 में। ऐसे ही 2 कॉरिडोर हैं, एक दिल्ली से अलवर तक बनना है वाया गुड़गांव, एक दिल्ली से पानीपत तक बनना है। उनकी क्या स्टेज है, वो बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर अलग से आपके लिए वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें RRTS। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे RRTS पे, हम इसकी एक क्लियर पिक्चर आपके सामने लेकर आएंगे और आपको बताएंगे ये RRTS दिल्ली से जो अलवर तक बनना है, दिल्ली से जो पानीपत तक बनने हैं, ये बनेंगे भी या लटक जाएंगे। बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपके सामने लेके आएंगे। कमेंट कीजिए और वीडियो आपके सामने होगा। अब बात कर लेते हैं एक नए प्लेयर की, मोहित मल्होत्रा, जो गोदरेज प्रॉपर्टी को हेड कर रहे थे, अब उन्होंने उसको छोड़ दिया है। अब वो अपनी एक नई कंपनी लेकर आ रहे हैं रियल एस्टेट की, न्यू लिव करके कंपनी है। ये कंपनी आने वाले दिनों में दिल्ली NCR और मुंबई में कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। इनकी ये प्रोजेक्शन है, ये करीब 10 प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में लॉन्च करेगी। इनके कई JV हो चुके हैं। ये एक अच्छी बात है, जो प्रोफेशनल है वो रियल एस्टेट में आ रहे हैं, वो प्रोफेशनल तरीके से रियल एस्टेट जो कंपनी है उनको रन करेंगे। अभी तक जो लैंडलॉर्ड होते थे या पुराने साहूकार सेठ होते थे, उनके पास लैंड का बहुत बड़ा पार्सल होता था, फिर वो रियल एस्टेट में उतर आते थे। इस तरह के प्रोफेशनल जब रियल एस्टेट में आएंगे तो रियल एस्टेट मुझे लगता है और बेहतर करेगा। अब बात कर लेते हैं गुड़गांव की। गुड़गांव के सबसे रिच पर्सन कौन है, आप बता सकते हैं? रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। आपको शायद नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। गुड़गांव के सबसे रिच पर्सन डिक्लेयर हुए हैं DLF के KP सिंह। जी हाँ, जिन्होंने DLF को 6 दशक तक हेड किया है। हालांकि अब उनके बेटे हैं वो DLF को हेड कर रहे हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि गुड़गांव रियल एस्टेट कितना फ्लोरिश कर रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है कि गुड़गांव के सबसे रिच पर्सन रियल एस्टेट से जुड़ रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि गुड़गांव के जो सबसे रिच पर्सन है वो रियल एस्टेट से है, तो नोएडा के सबसे रिच पर्सन है वो क्या करते हैं, उनका क्या बिजनेस है? क्योंकि गुड़गांव से कंपेयर किया जाता है रियल एस्टेट को कि हमेशा नोएडा के रियल एस्टेट को, ये नोएडा का रियल एस्टेट भी अच्छा कर रहा है, गुड़गांव का भी अच्छा कर रहा है। तो नोएडा के जो सबसे रिच पर्सन डिक्लेयर हुए हैं वो मिस्टर अग्रवाल है। इंडिया मार्ट एक कंपनी है, वो उसको चलाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इंडिया मार्ट कंपनी देखी होगी, लिस्टिंग कंपनी है। तो ये एक डिफरेंस है। इस बेस पे भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि गुड़गांव का रियल एस्टेट कहाँ है और नोएडा का रियल एस्टेट अभी कहाँ है। महाराष्ट्र रेरा ने 5 प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर्ड कर दिया है। ये प्रोजेक्ट कुछ मुंबई के हैं, कुछ आसपास के डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये पहली बार हुआ है कि रेरा ने किसी प्रोजेक्ट्स को डी रजिस्टर्ड कराए। इनकी जो वजह है कुछ सामने ही है, कहीं बायर खरीदार नहीं थे, कहीं एक प्रोजेक्ट 2 बार रजिस्टर्ड हो गया था। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जिस वजह से इन 2 प्रोजेक्ट को डी रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो आपको आज का रियल एस्टेट अपडेट कैसा लगा जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको रियल एस्टेट का ये अपडेट जरूर पसंद आया होगा और इसी तरह अपना प्यार बना के रखिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रियल एस्टेट की अपडेट पहुंचनी चाहिए और इसमें हमें आपका फीडबैक चाहिए। इसमें हम और क्या ऐड करें, आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी आप चाहें, आपको लगता है कंटेंट अच्छा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। चैनल पे पहली बार आए तो फिर से अपील करूंगा जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 40 से 50 हजार लोग हर महीने नया इस चैनल से जुड़ते हैं, इस चैनल को देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब उसमें से 10% लोग भी नहीं करते हैं। इसलिए मैं ये बार बार अपील कर रहा हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मोटिवेट होंगे और हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। हमने बहुत प्लान किया हुआ है, हम इससे अच्छा और कई लेवल पे अच्छा कंटेंट आपके लिए प्लान करके बैठे हुए। हमें अपना प्यार देंगे तो हम आने वाले दिनों में आपको और बेहतर कंटेंट दे पाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म कर लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों।